अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है तकाबली मसारिफ का नज़रिया यानी कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। तो इसे देख लेते हैं। बैनुल-अक़वामी तिजारत का ये सबसे अहम नज़रिया है जिसे डेविड रिकार्डो ने पेश किया है। इसे हम मुवाज़ना मसारिफ का नज़रिया भी कहते हैं। यानी दो नाम हो गए, तकाबली मसारिफ का नज़रिया भी कहा जा सकता है, मुवाज़ना मसारिफ का नज़रिया भी कहा जा सकता है। इसलिए इसे हम तकाबली मसारिफ का नज़रिया कहते हैं क्योंकि इसमें हम मसारिफ़ पैदाइश का मुवाज़ना कर रहे होते हैं, तकाबुल कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। आगे चल के फिर इसको हम देखते हैं तफसील से। अब एडम स्मिथ ने जो अपना कुली बर्तरी वाला नज़रिया बताया था, उसके मुताबिक तो तिजारत इस वजह से होती है कि दो मालिक हैं, दो मुख्तलिफ अशिया हैं और हर मुल्क जो है वो किसी एक शय की पैदावार में क्या हासिल कर लेता है, कुली बर्तरी हासिल कर लेता है। लेकिन डेविड रिकार्डो ने कहा है कि ऐसा भी हो सकता है, सूरत हाल इस तरह भी हो सकती है कि एक मुल्क जो है वो दोनों अशिया को ही सस्ता पैदा कर रहा हो, निस्बतन सस्ता, और दूसरे मुल्क में ये दोनों अशिया ही कंपैरेटिवली यानी निस्बतन महंगी तैयार हुई हैं। तो फिर तिजारत कैसे होगी? यानी कि फिर जो है अगर हमारे सामने ऐसी सूरत हाल आ जाए कि एक मुल्क है उसमें दोनों अशिया ही निस्बतन सस्ती तैयार हो रही हैं, दूसरे मुल्क में दोनों अशिया ही निस्बतन महंगी तैयार हो रही हैं, तो फिर जो है तिजारत कैसे होगी? क्योंकि एक मुल्क दोनों को ही सस्ता तैयार कर रहा है जबकि दूसरा दोनों को ही निस्बतन महंगा तैयार कर रहा है। तो डेविड रिकार्डो ने इसकी वजाहत जो है अपने तकाबली मसारिफ के नज़रिए में की है। उसने कहा है कि दो मालिक के दरमियान तिजारत उस सूरत में फ़ायदेमंद हो सकती है जबकि एक मुल्क दोनों अशिया को कम मसारिफ से पैदा करे और दूसरे मुल्क में दोनों अशिया को पैदा करने में मसारिफ का मतलब है अखराजात निस्बतन ज़्यादा आते हों, लेकिन उनकी पैदावारी निस्बत में फ़र्क हो। अब ये पैदावारी निस्बत क्या है, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। ये याद रखना है कि अगर एक मुल्क दोनों अशिया को निस्बतन सस्ता, दूसरा मुल्क दोनों अशिया को निस्बतन महंगा तैयार कर रहा हो, तो उसके बावजूद भी तिजारत हो सकती है अगर अशिया जो कि पैदा हो रही हैं उनकी पैदावारी निस्बत में फ़र्क हो तो। ठीक है, इस सूरत में कहते हैं कि एक मुल्क उस शय की पैदावार में तखसीस हासिल करेगा जिसको पैदा करने में मसारिफ तकाबली तौर पर कम होंगे और दूसरा मुल्क उस शय की पैदाइश में तखसीस हासिल करेगा जिसको पैदा करने में उसे तकाबली बर्तरी हासिल होगी। ठीक है, एक उस चीज़ को पैदा कर लेगा जिसमें मसारिफ उसे कंपैरेटिवली कम नज़र आ रहे हैं और दूसरा उस चीज़ को पैदा करेगा उसमें तखसीस हासिल कर लेगा जिसमें उसे तकाबली बर्तरी है। तो इस तरह दोनों मालिक की तिजारत करके आपस में फ़ायदा उठा सकते हैं। अब रिकार्डो ने मज़ीद क्या वजाहत की है, तारीफ़ क्या बयान किया, वो ज़रा देख लेते हैं। अगर एक मुल्क में दो अशिया को पैदा करने के लिए मसारिफ़ मेहनत कम हो, ठीक है, यानी एक मुल्क में दोनों अशिया कम खर्च से पैदा हो सकती हैं और दूसरे मुल्क में इन दोनों अशिया को पैदा करने में मसारिफ ज़्यादा हैं, दूसरे मुल्क में दोनों अशिया निस्बतन महंगी तैयार हो रही हैं, तो कैसे तिजारत होगी? पहला मुल्क उस अशिया को पैदा करेगा जिसमें उसको तकाबली तौर पर ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी ये तो हमने देखा कि पहला मुल्क दोनों अशिया को सस्ता तैयार कर सकता है, लेकिन वो दोनों नहीं तैयार करेगा, वो उसमें से वो शय तैयार करेगा जिसको पैदा करने में, जिसको तैयार करने में तकाबली तौर पर कंपैरेटिवली निस्बतन उसको फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा है। और दूसरा मुल्क जिसमें दोनों अशिया महंगी तैयार हो रही थी, वो उनमें से उस चीज़ को तैयार कर सकता है जिसमें उसको तकाबली तौर पर नुकसान कम नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसकी ज़रा वजाहत के लिए एक मिसाल दी हुई है। अब मिसाल में क्या फ़र्ज़ किया है कि दो ममालिक हैं, पाकिस्तान और ईरान, वो आपस में तिजारत करेंगे और दो ही अशिया हैं, गंदम और कपास। ठीक है, और एक आमले पैदाइश लिया गया है मेहनत। वैसे तो आमलीन पैदाइश 4 हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ किया गया है कि एक ही आमले पैदाइश इस्तेमाल हो रहा है, वो है मेहनत या मज़दूर। तो दो ममालिक, दो अशिया और एक आमले पैदाइश, तो इसको हम कहते हैं 1/2/2 का मॉडल। ठीक है, यानी दो मालिक, फिर दो ही अशिया और एक आमले पैदाइश। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गंदम तकाबली तौर पर सस्ती पैदा होती है जबकि ईरान में गंदम की निस्बत कपास जो है वो सस्ती पैदा होती है। ठीक हो गया, यानी ये याद रखना है कि पाकिस्तान में जो गंदम है तकाबली तौर पर वो सस्ती पैदा हो रही है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये इस गोशवारे को ज़रा हम आगे देखते हैं, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान में गंदम कैसे तकाबली तौर पर सस्ती है और ईरान में गंदम की निस्बत कपास कैसे सस्ती पैदा हो रही है। लेकिन पाकिस्तान दोनों अशिया ईरान के मुकाबले में बेहतर तौर पर पैदा कर सकता है, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि दोनों अशिया पाकिस्तान बेहतर पैदा कर लेगा।
अच्छा, अब इसकी ज़रा वضاحत हम کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا بات کہی ہے۔ اچھا، اب یہ گوشوارہ دیا ہوا ہے، اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ لکھا ہوا ہے مصارف محنت کے موازنہ کا گوشوارہ، یعنی محنت پر، مزدوروں پر جو اخراجات آتے ہیں، جو ان کو سمجھیں اجرت دینے پر جو خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، اس کے حساب سے ہم نے جو ہے ان کا موازنہ کر کے گوشوارہ تیار کیا ہوا ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے کہا کہ پاکستان دونوں اشیاء ایران کے مقابلے میں بہتر پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اگر ہم اس گوشوارے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایسے دیکھیں گے کلی برتری کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کلی برتری کے حساب سے اس گوشوارے کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کو دونوں اشیاء میں کلی برتری حاصل ہے، اور وہ دونوں اشیاء ہی ایران کے مقابلے میں زیادہ اچھی، بہتر، سستی پیدا کر سکتا ہے۔ کیسے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس طرح بالکل ہم اپنے پچھلی تھیوری میں ہم نے دیکھا تھا، یہاں پہ بالکل ویسے ہی کریں گے کہ پاکستان اور ایران دو ملک ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے جی محنت فی اکائی گندم، یعنی گندم کی ایک اکائی تیار کرنے پر کتنی محنت لگتی ہے، محنت کتنے گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں 80 گھنٹے اور ایران میں 120 گھنٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ گندم تیار کرنے پر کون سے ملک کو جو ہے وہ کم گھنٹے، کم محنت صرف کرنی پڑی ہے؟ پاکستان کو۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں گندم سستی پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم محنت فی اکائی کپاس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں کپاس سے، دونوں میں سے کس ملک میں جو ہے وہ سستی پیدا ہوگی؟ تو پاکستان میں کپاس کی ایک اکائی پیدا کرنے پر 90 گھنٹے لگتے ہیں، اور ایران میں کپاس کی وہی اکائی پیدا کرنے پر 100 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھا جائے تو پھر کپاس جو ہے وہ پاکستان میں سستی پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی اگر تو ہم اس گوشوارے کو، اس ٹیبل کو کلی برتری کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو تو دونوں اشیاء پیدا کرنے میں کلی برتری حاصل ہے۔ پاکستان تو دونوں ہی چیزیں ایران کے مقابلے میں بہتر اور سستی تیار کر سکتا ہے۔ تو پھر یہاں یہ سوال ہے کہ تجارت کیسے ہو؟ پھر وہ ایران کے ساتھ کس چیز کی تجارت کرے، کیونکہ دونوں اشیاء تو وہی سستی بنا رہا ہے۔ تو یہاں پر پھر ڈیوڈ ریکارڈو نے بات کی تھی کہ ایسی صورتحال میں بھی تجارت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس نے کہا تھا اگر دونوں اشیاء کی پیداواری نسبتوں میں فرق ہو تو تب تجارت ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ پیداواری نسبتیں ہم نے کیسے نکالنی ہیں، اس کے لیے ذرا ہم اگلا گوشوارہ دیکھیں گے۔ اچھا، اب اگلا جو گوشوارہ ہے اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے؟ یہ ہے متبادل مصارف کا گوشوارہ، ٹھیک ہے۔ اب اس گوشوارے سے اوپر تھوڑی سی جو وضاحت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اگلے گوشوارے کو دیکھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ گوشوارے کے مطابق پاکستان گندم کی اکائی پیدا کرنے کے لیے 80 گھنٹے صرف کرتا ہے، جبکہ ایران کو اس کے لیے 120 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے گوشوارے کی وضاحت ہے، یہ جو اب پڑھ رہی ہوں یہ پچھلے گوشوارے کی وضاحت ہے جو کہ میں نے بتائی کہ پاکستان میں گندم پیدا کرنے پر 80 گھنٹے اور ایران کو 120 گھنٹے۔ اسی طرح پاکستان کپاس کی ایک اکائی کے لیے 90 گھنٹے صرف کر رہا ہے اور ایران صرف کر رہا ہے 100 گھنٹے۔ تو کہتے ہیں اس طرح تو پاکستان کو دونوں اشیاء کی پیداوار پر برتری حاصل ہے، یعنی دونوں اشیاء کی پیداوار پر کلی برتری ہے۔ اس کے باوجود تجارت فائدہ مند ہوگی، کیونکہ دونوں ممالک کی جو اشیاء ہیں، جو گندم اور کپاس اشیاء ہیں، ان کی پیداواری نسبت میں فرق ہے۔ اب وہ فرق بتانے کے لیے انہوں نے اب یہ والا جو گوشوارہ اس پیج پہ دیا ہوا ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور اس کو انہوں نے لکھا ہے متبادل مصارف کا گوشوارہ، یہ آلٹرنیٹیو کاسٹ کا گوشوارہ۔ اچھا، متبادل مصارف ہم نے کیسے نکالنا ہے؟ بہت آسان ہے گوشوارہ بنانا بھی۔ سب سے پہلے کالم میں اسی طرح سے آپ نے دونوں ممالک کے نام لکھ دیتے ہیں، پاکستان اور ایران۔ اچھا، دوسرے کالم میں آپ نے لکھ دیا گندم اور تیسرے میں لکھ دیا کپاس۔ اب یہ آپ نے یہ جو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے یہ کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے؟ اچھا، اب آپ پھر سے پچھلے گوشوارے کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اس میں دیکھیں کہ پاکستان ہے اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے محنت فی اکائی گندم کتنے جی 80 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 80 کو آگے جو ویلیو 90 ہے اس سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے۔ کیسے؟
بیٹا हमने ये करना है कि जो हर मुल्क है ना उसमें जो दोनों अशिया हैं, ठीक है, उनकी निकालनी है पैदावारी निस्बतें। और निस्बतें निकालने के लिए ये आपने करना है कि जो गंदम की वैल्यू है उसको कपास वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें, और फिर अगले कॉलम में जो कपास की वैल्यू है उसको गंदम की वैल्यू से डिवाइड कर दें। ज़रा गौर कीजिएगा, अगर हम 80 को डिवाइड कर दें 90 से, यानी गंदम गंदम पैदा करने पर 80 घंटे लग रहे थे पाकिस्तान के, और कपास पैदा करने पर पाकिस्तान के लग सकते हैं 90 घंटे। अब याद रखना है कि जब आपने मुतबादल मसारिफ निकालने हैं, मुल्क एक होगा, एक मुल्क को आपने मद्देनज़र रखना है, लेकिन अशिया दोनों ही मद्देनज़र रखनी है। उस मुल्क में दोनों अशिया के आपने देखना है मुतबादल मसारिफ या पैदावारी निस्बतें देखनी है। निस्बतों का मतलब तकसीम करेंगे हम, रेशो, डिवीजन। तो आपने देखें पाकिस्तान में गंदम पे 80 घंटे सर्फ हो रहे हैं, ठीक है, तो 80 को 90 से डिवाइड कर देंगे, जो कपास पे जितने घंटे सर्फ हो रहे हैं उससे। और जब आप आगे आपने कपास की पैदावारी निस्बत निकालनी है तो कपास के लिए 90 घंटे, इसको डिवाइड कर देना है गंदम से 80 घंटे से। आप ये अब इस पेज पे आप देखें गोशवारा कि क्या ऐसे ही नहीं लिया हुआ कि पिछले गोशवारे की मदद से इस गोशवारे को तैयार किया हुआ है कि पाकिस्तान में जो गंदम के लिए घंटे दिए हुए थे उसको कपास वाले घंटों से डिवाइड कर लें, और जो कपास के लिए घंटे दिए हुए थे उसको गंदम वाले घंटों से डिवाइड कर लें। अच्छा, डिवाइड करके आपने आंसर लिखते जाना है। जब आप 80 को 90 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.89। और फिर अब आगे जब आप 90 को 80 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.1। अच्छा, पाकिस्तान में दोनों अशिया की पैदावारी निस्बतें या दोनों अशिया के मुतबादल मसारिफ आपने फाइंड आउट कर लिए। बिल्कुल इसी तरह ईरान में दोनों अशिया के मुतबादल मसारिफ आपने निकालने हैं। हम ज़रा फिर अपने पिछले गोशवारे पे चलते हैं, गौर करें। ईरान में गंदम पैदा करने पे कितने घंटे सर्फ हो रहे हैं? 120 घंटे, ठीक है। और ईरान में कपास पैदा करने पर कितने घंटे सर्फ हो रहे हैं? 100 घंटे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि गंदम को कपास वाले घंटों से डिवाइड करना है जितने गंदम के घंटे हैं, और जो कपास वाले हैं उनको गंदम वालों से डिवाइड कर देना है। यानी हम कैसे करेंगे कि जो ईरान है उसमें 120 घंटे हैं ना गंदम पैदा करने पर, 120 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और जो कपास है उसको पैदा करने पर 100 घंटे लग रहे हैं, उसको डिवाइड कर देंगे गंदम से, 100 को किससे कर देंगे? 120 से। तो अब आप गौर करें ज़रा, हमारा ये जो अब गोशवारा है सामने नज़र आ रहा है आपको, इसमें बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप बेटा 120 को 100 से करेंगे आंसर आएगा 1.2, और जब आप 100 को 120 से करेंगे आंसर आएगा 0.83। मैं एक बार दोबारा से दोनों गोशवारों की आपको वजाहत कर देती हूँ ताकि आपको जो तकाबली मसारिफ का नज़रिया है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। बेटा, तकाबली मसारिफ के नज़रिए में हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि एक मुल्क दोनों अशिया को निस्बतन सस्ता तैयार करे जबकि दूसरा मुल्क दोनों अशिया को निस्बतन महंगा तैयार करे, उसके बावजूद भी तिजारत हो सकती है। ऐसा किसने कहा था? डेविड रिकार्डो ने, डेविड रिकार्डो ने हमें बताया कि ऐसे तिजारत जो है वो मुमकिन है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? अब ये जो हमारे सामने गोशवारा है इस वक्त, अगर हम गौर करें, मैंने आपको बताया कि इस गोशवारे में 2 ममालिक हैं, 2 अशिया हैं, और हमने ये मुसारफ़ मेहनत के मुवाजने का गोशवारा, यानी दोनों ममालिक में जो गंदम और कपास पैदा करने पर मेहनत के घंटे लगते हैं वो हमने लिख दिए हैं, कितने घंटे सर्फ हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम कुल्ली बर्तरी के हिसाब से इस गोशवारे को देखें तो मैंने आपको कुल्ली बर्तरी के हिसाब से बिल्कुल आपने वैसे ही देखना है जैसे आपने अपने पिछले नज़रिए में एडम स्मिथ वाले में देखा था, कि मैंने कहा था आपको कि आप देखें पहला कॉलम और साथ देखें दूसरा कॉलम, फिर आप देखेंगे पहला कॉलम और साथ देखेंगे तीसरा कॉलम। तो एक बार हम दोबारा इसको ज़रा समझते हैं। अब पाकिस्तान है, उसमें गंदम पैदा करने पे 80 घंटे लग रहे हैं, और ईरान में गंदम पैदा करने पर 120 घंटे लग रहे हैं। तो गंदम सस्ती पैदा हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ठीक है जी गंदम पैदा कर लेगा।
अब ज़रा पहले और तीसरे कॉलम पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान में कपास पैदा करने पर 90 घंटे सर्फ हो रहे हैं और ईरान में सर्फ होते हैं 100 घंटे। तो इस हिसाब से फिर कपास भी पाकिस्तान में सस्ती पैदा हुई। यानी अगर हम इस तरह से गौर करें तो दोनों ही अशिया पैदा करने में पाकिस्तान को कुल्ली बरतरी है, दोनों अशिया ईरान की निस्बत सस्ती तैयार कर रहा है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा हुआ कि फिर क्या तिजारत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो एक मुल्क ही दोनों अशिया अगर पैदा कर ले तो दूसरे के साथ किस शय की तिजारत करेगा। तो इसके लिए हमने कहा कि तिजारत फिर भी हो सकती है। डेविड रिकार्डो कहता है अगर दोनों अशिया की पैदावारी निस्बतों में फ़र्क हो या दोनों अशिया के मुतबादल मसारिफ मुख्तलिफ हों। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम तैयार करेंगे अगला गोशवारा। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हम कैसे तैयार करेंगे। मैंने आपको बताया कि एक मुल्क उठा लें, पहले पाकिस्तान ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो दोनों अशिया के घंटे दिए हुए ना उनको एक दूसरे से डिवाइड कर लें। डिवाइड कैसे करना है, 80 को 90 से डिवाइड कर लिया और 90 को 80 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, और आंसर लिख दिए। उसके बाद ईरान की बारी आ जाएगी। इसमें भी दोनों अशिया को देखें, 120 को डिवाइड कर लिया 100 से, 100 से, ठीक है, और 100 को डिवाइड कर लिया 120 से और आंसर लिख दिया। ठीक हो गया। यानी आपने इस ये जो पहला गोशवारा है बेटा, इसी की मदद से दूसरा टेबल या गोशवारा बना लिया। अच्छा, अब इस टेबल में गौर करने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। टेबल के नीचे ही वजाहत भी दी हुई है। कहते हैं कि जब किसी मुल्क के मुतबादल मसारिफ दूसरे मुल्क के मुकाबला में अपने तौर पर कम हो तो उसे तकाबली बरतरी हासिल होती है। ये उन्होंने क्या बात की है कि मुतबादल मसारिफ दूसरे मुल्क के मुकाबले में अपने तौर पर कम हो तो उसे तकाबली बरतरी होगी। देखिए, अब कुल्ली बरतरी की बात नहीं की गई, अब हमने कंपैरेटिव एडवांटेज देखना है, अब हमने तकाबली बरतरी देखनी है, क्योंकि डेविड रिकार्डो का नज़रिया तकाबली बरतरी के बारे में है। कुल्ली बरतरी के हिसाब से तो तिजारत ही नज़र आ रहा था कि मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उसने कहा कि आप तकाबली बरतरी को देखें और जिस मुल्क को जिस शय के पैदा करने में तकाबली बरतरी हासिल होगी वो उसको पैदा कर लेगा, और दूसरे को जिसको तकाबली कमतरी होगी, जिसको जिस दूसरी शय में कम मसारिफ होंगे उसको पैदा कर लेगा। अच्छा, अब इस गोशवारे को हमने देखना कैसे है, आपने ये करना है, पाकिस्तान में पहले दोनों अशिया पे गौर करें। अच्छा, पाकिस्तान में गंदम और कपास दो अशिया हैं, दोनों के मुतबादल मसारिफ देखें कि पाकिस्तान को गंदम पैदा करने पर 0.89 का खर्चा होगा, जबकि कपास पैदा करने पर 1.1 का। यानी हम तकाबली बरतरी में बेटा ये देखेंगे कि एक मुल्क दोनों अशिया में से कौन सी शय अपने तौर पर ज़्यादा अच्छी पैदा कर सकता है, तकाबली बरतरी उसे किस शय में हासिल है। तो अगर आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में अगर गंदम और कपास को देखा जाए तो पाकिस्तान तो अपने तौर पर गंदम ज़्यादा बेहतर पैदा कर सकता है, क्योंकि इस पर ख़र्चा कम है, 0.89 है, कपास पे 1.1 है। अच्छा, अब हम ईरान की बात करते हैं। ईरान में भी अब दोनों अशिया को देखना है कि गंदम और कपास में से ईरान किसको बेहतर पैदा कर सकता है, ठीक है। तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि गंदम पे तो उसका जो आंसर हमारे पास हुआ है 1.2 और कपास पे है 0.83। तो इसका मतलब है ईरान जो है उसको कपास पैदा करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अपने तौर पर उसके मुतबादल मसारिफ कम हैं। पाकिस्तान के अपने तौर पर मुतबादल मसारिफ गंदम में कम थे और ईरान के अपने तौर पर मुतबादल मसारिफ कपास में कम है। यहाँ पे फिर बता दूँ, पहले जो पीछे हम कुल्ली बरतरी में जो हम गोशवारा देखते थे उसमें हम मुल्क 2 लेते थे और एक शय देखते थे। यहाँ पर बेटा शय 2 देखनी है आमने सामने, मुल्क 1 है। यानी पाकिस्तान में दोनों अशिया के मुतबादल मसारिफ देखने हैं और फिर ईरान में दोनों अशिया के मुतबादल मसारिफ देखने हैं। इसको ज़रा आप गौर कीजिएगा। तो पाकिस्तान में दो गंदम और कपास में से गंदम के मुतबादल मसारिफ कम है, जबकि ईरान में गंदम और कपास में से कपास के मुतबादल मसारिफ कम हैं। तो लिखा है
کہ پھر وہی بات ہی نیچے بتا دیا کہ پاکستان کو گندم کی پیداوار پر اور ایران کو کپاس کی پیداوار پر تقابلی برتری حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہیں وہ پاکستان گندم کی پیداوار اور ایران کپاس کی پیداوار میں تخصیص حاصل کر لے تو بین الاقوامی تجارت کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے ضرورت کی شے منگوا کر منافع حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے پھر کہہ دیا، یہ یاد رکھیں کہ کسی شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرنا اسی وقت تک فائدہ مند ہوگا جب تک پیداواری نسبتوں میں فرق ہوگا یا متبادل مصارف مختلف ہوں گے. ہم نے دیکھا تھا بیٹا یہ جتنے بھی ہم نے پیداواری نسبتیں یا متبادل مصارف نکالے ہیں یہ مختلف ہیں. پاکستان میں گندم اور کپاس دونوں کے متبادل مصارف مختلف ہیں. اسی طرح ایران میں گندم اور کپاس کے بھی متبادل مصارف مختلف ہیں، اور جس ملک کو جس شے میں متبادل مصارف کم نظر آئیں گے وہ اسی میں تخصیص حاصل کرے گا. ہم کہیں گے اس کو اس شے میں تقابلی برتری حاصل ہے. آپ نے ایسا کرنا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے ایک نہیں کم سے کم 2 یا 3 دفعہ سننا. ٹھیک ہے، 2 یا 3 دفعہ اچھی طرح سننے کے بعد دیکھنے کے بعد اگر آپ کو نہ سمجھ آئے پھر آپ نے دوبارہ پوچھنا. ٹھیک ہے، اس کو 2 سے 3 دفعہ اچھے سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو دونوں گوشوارے پتہ چلیں کیسے بنائے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک کلی برتری کی بات ہے، ایک تقابلی برتری کی بات ہے. کلی برتری کے حساب سے تو نظر آ رہا تھا کہ شاید تجارت ممکن نہ ہو، لیکن جب ہم نے تقابلی مصارف یا تقابلی برتری کے حساب سے دیکھا یا متبادل مصارف کے حساب سے دیکھا تو ہمیں نظر آ گیا کہ پاکستان کو گندم پیدا کرنے میں تقابلی برتری ہے کیونکہ اس کے گندم کے متبادل مصارف کم ہیں، اور ایران کو کپاس پیدا کرنے میں تقابلی برتری حاصل ہے کیونکہ اس کے کپاس کے متبادل مصارف کم ہیں. اور جس شے میں تقابلی برتری ہوگی وہ ہر ملک اسی شے کو پیدا کرنے میں تخصیص حاصل کرے گا اور دونوں آپس میں کیا کر لیں گے، تجارت.